नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। यदि आप भी कक्षा 10 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम आपको बता सकते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, इस पे मैथ पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। अगर आपका भी टारगेट है 99 नंबर लेना या 100 नंबर लेना या 95, तो हमारी इस वीडियो से शुरू से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आज भी जो हम बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अभी इसके पहले 1 घंटा 44 मिनट का वीडियो पड़ चुका है, जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो अभी हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन लोग का नंबर था, अगर वैसे आप भी अपना नंबर लेना चाहते हैं तो इस चैनल से या इस वीडियो से जुड़े रहेंगे। मैथ की तो पूरी 100% गारंटी होगी, बाकी इंग्लिश की भी ऐसी ही रहेगी, लेकिन अदर सब्जेक्ट का देख लीजिएगा आप अपना। तो यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है कि देख सकते हैं कि इसका 96 नंबर था, मतलब 96% था टोटल। और उसके बाद क्या कहते हैं, यूपी में इसकी रैंक 8 थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर प्रयागराज में बात करें तो इसकी तीसरी रैंक थी। इसका नाम आराधना सरोज है। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पे इसको 500 में से 482 नंबर मिल चुके थे। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं अगला, इसमें किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको मिला है हिंदी में, जनरल हिंदी में इसको मिला है कितना, 96 नंबर। और फिर उसके बाद इंग्लिश में बात करें तो इसको 96 नंबर। और फिर उसके बाद मैथ में बात करें तो ये भी 96 नंबर। और फिर उसके बाद फिजिक्स की बात करें 97 नंबर, केमिस्ट्री की बात करें तो 97 नंबर। इस तरीके से इसको रिजल्ट में मतलब क्या कहते हैं, इसका नंबर आया हुआ था। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे और भी रिजल्ट हैं ढेर सारे, जो कि कक्षा 10 के हैं ये। तो आगे देखेंगे सबसे पहला इसमें संजना। तो यहाँ पे देखेंगे इनका कितना नंबर है, हिंदी में इसका 95 नंबर है। और फिर उसके बाद इंग्लिश में इसका 91 नंबर है और मैथ में इसका 99 नंबर, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ मैथ के लिए। तो फिर उसके बाद आगे और दिखाते हैं हम आप लोग को। तो यहाँ पे फिर आगे देखेंगे शैलजा पटेल। इसके में अगर देखें तो हिंदी में 96 नंबर और इंग्लिश में 90 नंबर और मैथ में 99 नंबर। तो हम 99 नंबर के लिए जाने जाते हैं। लगातार 3 साल से मैथ में 99 ये आता जा रहा है। और अब की बार का रिकॉर्ड रहेगा, ये आप लोग को हम किसी दिन दिखा देंगे कि यहाँ पे जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है, जो डीएम क्लासेस के नाम से ऑफलाइन चलती है, ये तो सक्सेस वे है ऑनलाइन। जो ऑफलाइन चलती है उसमें हम आप लोग को किसी दिन दिखा देंगे कि जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हिंदी का टेस्ट होता है, या फिर एक दिन में ये लोग 2 कॉपी लिखते हैं, एक हिंदी का या फिर एक दूसरे सब्जेक्ट का लिखते हैं। जो आगे पेपर होने वाला है, या तो सामाजिक विज्ञान रहेगा, या तो इंग्लिश रहेगा, या तो मैथ का रहता है। तो उसमें अभी भी लगभग मैं बता रहा हूँ कि मैथ में और हिंदी में दोनों में 70 में 70 छप रहे हैं। किसी दिन मैं आप लोगों को उसका फोटो खींच करके मैं ये दिखा दूंगा इसी पे कि किस तरीके से ये लोग लिख रहे हैं। अब की बार भी बता रहे हैं, ऐसे ही कुछ इतिहास रहेगा इस सक्सेस वे एंड डीएम क्लासेस का, जिसमें क्या कहते हैं आपको भी 99 नंबर कई सब्जेक्टों में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हिंदी में भी देखने को मिले, इंग्लिश में भी देखने को मिले और मैथ में भी देखने को मिले। मैथ में तो 100% देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद और आगे चलते हैं। अभी रिजल्ट बहुत हैं तो इसलिए बस हम केवल वही रिजल्ट, मतलब थोड़ा सा 2-4 आप लोग को ये दिखाते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, आप लोग भी इस तरीके से नंबर लेने की लालसा और इच्छा रखें। आगे इसमें कह रहा है कि हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी में कितना नंबर है, 96। और ये किसका रिजल्ट है, सालू पटेल। तो यहाँ पे और उसके बाद क्या कहते हैं, इंग्लिश में 92 और मैथ में 97। मैं बता रहा हूँ ना कि इसके नीचे होता ही नहीं है। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे अगला वाला, यहाँ पे खुशी की बात करें तो यहाँ पे इसका नंबर 97 हिंदी में है और इंग्लिश में 95, मैथ में 95। इस तरीके से इसमें नंबर मिलते रहते हैं। जिस 3 की सब्जेक्ट की बात हम करते हैं, जो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से अच्छे ढंग से करवाया जाता है, लेकिन अब की बार इसी 3 में नहीं, अब की बार 6 के 6 में ऐसे ही छपेगा, 98, 95, 99। तो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या, इसको करवाना है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ 1-2-3 क्वेश्चन और कर लेना, जो कि हम एक बार √3 बता चुके हैं। तो यहाँ पे आज भी हम तुम लोग को बताएंगे कि √3, √5 और √7, ये 3 आप लोग को लगाना है, हम इसको बताएंगे। तो अभी इसको नहीं करते हैं, अभी सबसे पहले इसके आगे हम और आगे चलते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं, तब इसमें जा करके आएंगे। आगे का 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके सबसे पहले हम टिक मार्का पे चलते हैं। तो या फिर चलो ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, इस तरीके से यही अप्रोच आपको पेपर में भी रखना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि जो क्यू है, एक त्रिभुज है ये PQR। अगर PQR एक त्रिभुज है तो उसके लिए हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जिसमें क्यू कह रहा है 90 डिग्री है और tan P का मान दिया है 1/√, में ये 3 है। क्या भाई देख लो, इसको एक बार देख लो, शायद ये 3 ही है। हाँ, रूट में 3 ही है। यहाँ पे ये देख लेना, इसको सही कर लेना, ये रूट में 1/3 है, तो ये इसका मान हो जाएगा 1/√3। वैसे तो ये सही है, बाकी अगर ये नहीं सही होगा, 8 होगा तो देखा जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लेना। अगर इसमें इतना ही दिख रहा है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की बारी आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे।
तो यहाँ पे जब त्रिभुज बनाएंगे तो ये त्रिभुज किस तरीके से होगा और कैसा त्रिभुज होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग को हम एक त्रिभुज दिखाते हैं जिसमें इसका मान क्या क्या दिया है। तो पहले P से स्टार्ट करते हैं, तो ये इसको P कहा है और इसको Q कह दिया है, P Q, और इसको क्या कह दिया R। ये इतना हम लोग लिख लेंगे। और जो कह रहा है कि Q कोण दिया है, ये Q का मान कितना दे दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे Q का मान अगर बात करेंगे तो इसका मान कितना दे दिया है 90 डिग्री। और फिर उसके बाद ये Q का मान अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि tan P का मान कितना दिया है 1/√3। अगर tan P की बात करें तो यहाँ पे इसकी बात कर रहा है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके में बता चुका हूँ, चाहे तो ऐसे कर लो या तो फिर इसको क्या मान लो tan थीटा बना लो। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या आता है, tan इसके थीटा बराबर यहाँ पे आता है लंब बटे का, यहाँ पे आता है लंब बटे का आधार। ये इसको कहेंगे लंब है और इसको कहेंगे हम आधार है। और अगर ये लंब बटे आधार होगा तो इसका मतलब हमको क्या मिलेगा कहने को, तो यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर लंब बटे आधार है, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है लंब, थीटा के सामने क्या होगा लंब, तो इसको हम क्या कह देंगे ये लंब होगा। और फिर उसके बाद अगर ये लंब होगा हम इसको लंब मानेंगे, ये थीटा है, तो उसके बाद आगे जो होगा वो उसको हम क्या कह देंगे ये आधार हो जाएगा। इस तरीके से इसको करेंगे, ये आधार हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद अब हमको क्या चाहिए, हम इसके इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताएंगे, अभी पहले इसको देखते रहो बस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये इतना लिख लिए हम लंब और आधार मान लिए। तो यहाँ पे लंब होगा, लंब का मान 1 हो जाएगा, आधार होगा, आधार का मान क्या हो जाएगा √3। और इसके हिसाब से यहाँ पे अब ये इतना मिल गया तो हम इसको भी रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे पाइथा और फिर उसके बाद गोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उससे पहले हम लिख लेंगे क्या लिखेंगे P Q R, त्रिभुज P Q R से। और यहाँ पे क्या लगाएंगे फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर, ये हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाता है क्या प्लस का आधार का स्क्वायर। ये इतना हम लोग लिखेंगे आधार का स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कहेंगे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण। जब ये इतना रख लेंगे तो यहाँ पे अब रखो जो जो दिया है और जो नहीं दिया है उसको भी रख देते हैं, मतलब उसका मान कुछ न कुछ मानेंगे। तो ये कर्ण नहीं दिया, इसको यक्ष मान लेते हैं। और लंब की बात करें तो लंब इसमें दिया है कितना 1, तो यहाँ पे रख लेंगे 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आधार की बात करेंगे तो √3 हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब रखेंगे तो ये यक्स आएगा बराबर का अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स बराबर कितना आ जाएगा रूट में 4 और बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, कर्ण की बात करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2। अब हमको क्या चाहिए वो ध्यान देना बस, उसके बाद फिर यहाँ पे हम मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको चाहिए सबसे पहले तो हमको ये ज्ञात करना है कि साइन P क्या होगा। अगर P ये होगा तो इसके सामने थीटा के सामने लंब होता है और आधार कर्ण, यही सही है। अभी साइन P और कास P निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइन P बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे का कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा ये हो जाएगा और लंब का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे 1 दिया है, कर्ण का मान 2 दे दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कास, यहाँ पे P लिख लो, थीटा नहीं P लिखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे cos P। और cos P की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको भूल जाओ तो इस तरीके से याद रखना लाल बटे कक्का, अगर इसको याद रखोगे तो ये गलत नहीं होगा। और ये हो जाएगा क्या आधार और ये हो जाएगा क्या कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है √3 और कर्ण का मान कितना दे दिया है, तो यहाँ पे 1 दे दिया है। कछु तो गलत हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आधार का मान लंब बटे आधार, तो यहाँ पे ये इतना दे दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको जो यहाँ पे दिया है उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर ओ हो गाइस कुछ नहीं गलत है, ये लंब होगा, ये कर्ण है, तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना दिया है 2। अब सही है गाइस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको आर का मान निकालना है। जैसे ही आर का मान निकालना होगा तो इसका ये थीटा चेंज हो जाएगा। जब इसको हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्या, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे cos r का मान, cos r बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे ये थीटा होगा, थीटा के सामने लंब होता है, जो बचेगा वो आधार और कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान 1 हो जाएगा और कर्ण का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमको साइन r चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा बराबर तो क्या होता है लंब बटे, ये r होगा तो लंब का मान ये हो जाएगा, कर्ण का मान वो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। इस तरीके से इतना लिखना था। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पे मान रखेंगे। तो
तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन पी, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉस पी, और कॉस आर दिया है प्लस, और यहाँ पे दिया है कॉस पी, और फिर उसके बाद यहाँ पे साइन आर दिया है। ये इतना इसका मान रखो। कॉस पी का मान अगर रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और कॉस आर का मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, प्लस और कॉस पी का मान रखेंगे तो पी का मान यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, साइन आर का मान रखेंगे तो √3/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना 3/4 आ जाएगा। 4 एलसीएम हो जाएगा और 1 + का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4/4। ये इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो इसका अगर क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा होगा। आगे देखेंगे, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं, इनके दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे होता है दूरी का सूत्र जो होता है वो d बराबर होता है √ के अंदर होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, वहाँ पे हिंदी में लिख देना, यहाँ पर ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई इतना ऊपर लिख देना। जैसे लिखोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और यहाँ पे हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ये इतना लिखने के बाद अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो ये d बराबर आएगा √ के अंदर x2 का मान कितना 3 दिया है, x1 का मान कितना -2 दिया है, इनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान 7 दिया है, y1 का मान -2 दिया है, माइनस माइनस प्लस इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। d बराबर आ जाएगा यहाँ पे रूट में, और ये इसका 1 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 7 × 2 = 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद इसको और हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 9 का 81 आ जाएगा। यहाँ पे d बराबर कितना आ जाएगा, √ में 82 आ जाएगा। इस तरीके से इसको लिखना था। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड AB की लंबाई, रेखाखंड AB की लंबाई, ये इतना लिखना था। जब इतना लिखेंगे तो इसकी लंबाई लिख देंगे, कितना आई है, √ में 82 है। बस ये इतना लिखना था। जैसे इतना लिख लेंगे फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्य जब पूछेगा तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे हमसे माध्य पूछेगा तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सारणी बना लेंगे। तो अगर सारणी बनाएंगे तो यहाँ पे हमको कितनी लाइन चाहिए, ये पहली लाइन हो जाएगी, ये दूसरी लाइन हो जाएगी, तीसरी लाइन हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये चौथी लाइन हो जाएगी। 4 लाइन की हमको ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये हमको 5वीं लाइन यहाँ पे इधर से खींचना पड़ेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे इधर से खींचना पड़ेगा। इतना खींचने के बाद आगे हम क्या करेंगे गाइस, और इतना लिखने के बाद एक लाइन में ये, दूसरे में ये, तीसरे में 4 लाइन, एक लाइन की और ज़रूरत पड़ेगी। एक लाइन हमको और खींचना पड़ेगा यहाँ पे। ये इस तरीके से रहेगा। इतना हम इसलिए खींच रहे हैं कि आप लोग भी इसको खींच के तभी सॉल्व कीजिएगा जब भी पेपर में आए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या लिखना है। इधर तो ये लिखना है 10 से 25 हो जाएगा, 25 से 40 हो जाएगा, 25 से 40 हो जाएगा, और 40 से 45 हो जाएगा। तो 40 से 45 कह देंगे, और फिर उसके बाद 40 से 45 नहीं गाइस, 55 होगा, 55। तो यहाँ पे 40 से कितना हो जाएगा, 55, यहाँ पे 55 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 55 से कितना हो जाएगा, 55 से 70 हो जाएगा, और 70 से कितना हो जाएगा, तो 70 से 85 हो जाएगा, और 85 से कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। ये इतना गाइस हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है बारंबारता, तो बारंबारता को लिख देते हैं। तो ये लिखा है 2, और ये लिखा है 3, और उसके बाद 7, फिर उसके बाद 6,
फिर 6, 3 बार 6 लिखा है, इतना लिख दिए गाइस। इसको हम कहेंगे एफ आई, निकालेंगे यहाँ पे एक्स आई। जब एफ आई लिख लेंगे और एक्स आई हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर आधा कर देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये 35 आ जाएगा। आधा कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 35/2, 35/2। अगर इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे 17.5 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60, 65। और फिर उसके बाद यहाँ पे 32 दूने 64 होता है तो 32.5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, 95। तो आधा 4 दूना 8। और फिर उसके बाद अगर 95 को आधा करेंगे तो यहाँ पे 2 चौका 8, 2 से 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 47.5। अगर इसमें बात करें तो कितने का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे शायद 15 का अंतर हो रहा है। अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो ये 7, 5, 12 और यहाँ पे 1। चलो इसको जोड़ के ही देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे तो हमारे ख्याल से इतना ही है, यहाँ पे आएगा 0 और इधर रखेंगे तो 12 में से 7 गया 5 और फिर उसके बाद 1 में से गया 1, 15। इसी में 15 और जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 तो रहेगा ही, दशमलव और 15 जोड़ेंगे तो 7, 5, 12 की 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो 5, 1, 6, 62 हो जाएगा। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 रहेगा ही, 7 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 5, 2, 7 और ये 7 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें अगर 15 जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 लास्ट वाला होगा। तो यहाँ पे फिर 5 रहेगा और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 7, 5, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 रहेगा 8, 8, 1, 9 हो जाएगा, 92। सही है गाइस। इतना लिखने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा एफ आई और एक्स आई, क्या आएगा, एफ आई और एक्स आई। और यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई। इनको अगर जोड़ेंगे तो ये छात्रिक 18, 18 तो 20, 20, 10, 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। और इनका गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 की 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 दूना 34, 1, 35 हो जाएगा। इनका गुणा कराएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इनका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा, इनका इससे कराए तो। फिर उसके बाद 7 7 49, 49, 3 कितना होता है 52, बचा 5 और 7 चौक 28, 28, 5 कितना होता है 33। और फिर उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 छंग 30 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 3 15 होगा। और फिर 6 छंग 36 हो जाएगा, 36 1 37 हो जाएगा। फिर इनका गुणा इनके साथ कराएंगे तो 6 पंजे 30 फिर से हो जाएगा। और 6 सत्ते 42 और 42 3 45। और फिर उसके बाद 6 सत्ते 42, 42 4 46 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 पंजे 30 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 6 दूना 12, 12 3 15 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 6 9 54, 54 1 55 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमको मिलेगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई मिल जाएगा। इसको जैसे ही जोड़ के लिखेंगे तो ये सिग्मा एफ आई और एक्स आई मिलेगा। जोड़ के लिखेंगे तो इधर 5 5 है, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर इधर जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 2, और यहाँ पे लिख लो पहले 5 5 10, 5 15, 5 20 और 20 7 27, 27 2 29, 29 1 30, यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, बचा कितना 3। और फिर इधर से जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 11 3 14 और यहाँ पे 10 21 और 21 21 6 21 6 27 3 30 और 6 36 आ जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ पे 3 बचा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो 5 4 9, 9 6 15 और 15 3 18, ये आ जाएगा 1860 इसका आंसर। अब यहाँ पे हमको माध्य पूछा है तो यहाँ पे हम माध्य बराबर क्या लिखेंगे, माध्य बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे का हो जाएगा सिग्मा एफ आई। इसको रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1860.0 बटे का कितना हो जाएगा 30। 3 से ये कट जाएगा, अगर इसको भाग करेंगे 3 छंग 18, तो यहाँ पे 6 आएगा और 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा 62 इसका आंसर आएगा। इसका जो माध्य आएगा वो 62 आएगा अगर इस तरीके सॉल्व करते हैं इसको। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें,
कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और जिसका कोण 30 डिग्री है। और आगे कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, कोण इतना है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। तो पहले एक बार हम इसको समझ लेते हैं क्या हमसे निकलवाना चाहता है और क्या हम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बार अगर समझने की बात आएगी तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद कुछ ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे खींचना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद ये हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि मतलब गाइस ये जो इतने का क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्य खंड है तो त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड त्रिज्य खंड होगा। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यहाँ पे r बराबर 4 सेंटीमीटर। थीटा की बात करें, थीटा बराबर 30 दे दिया है। लेकिन बाद में वो क्या कह रहा है कि बाद में ये भी कह रहा है साथ ही साथ, और आगे कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि इसके आगे इसका भी क्षेत्रफल आप बताइए। अगर बात करें तो इसका भी क्षेत्रफल वो पूछ रहा है, जितने में हरा हरा किया जा रहा है इसका भी वो कह रहा है क्षेत्रफल आप बताइए। और अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, तो यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे तो ये कह रहा है इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर इसको कहेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लघु वाला जब निकाल लेंगे तो दीर्घ वाले निकालना होगा, तो पूरे क्षेत्रफल में इतना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो आगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या तो लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब इतना लिखेंगे तो ये सवाल वैसे 6 नंबर की है, जब इतना लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री और इसका मान 360, पाई का मान 22/7, r का मान 4 दिया है, 0 0 कट जाएगा। और फिर उसके बाद 4 9 36, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। अब उसके बाद आगे जब गुणा कराएंगे तो ये 88 हो जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इसको अगर भाग करें तो ये कितना आ जाता है, 21 चौक 84 दशमलव, और फिर उसके बाद यहाँ पे बचा कितना 4, और 21 एकम 21, फिर कितना बचेगा, ये 9 बार आगे जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इतना लिख लेंगे। अब आगे कह रहा है कि हमको संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत, यहाँ पे लिखेंगे संगत और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब इतना लिख लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पाई r स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर। इनका मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 आएगा, r का मान 4 × 4 हो जाएगा, माइनस इनका मान निकाल चुके हैं 4 दशमलव कितना जाएगा 19। और चाहे तो हम ये वाला मान रख सकते हैं, जैसे हमारी मर्जी। फिर उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 बटे 7 माइनस कई कितना आएगा 4.19। अगर इससे देखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 पाई r स्क्वायर, r का मान कितना दिया था, ठीक है 7 दूनी 14 हो गया। बचा कितना यहाँ पे 7 दूनी 14, उसके बाद यहाँ पे बचेगा पाई r स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 7 दूनी 14 3, 7 बचे 35 दशमलव, और फिर उसके बाद एक बचा 7 एकम 7, फिर उसके बाद 3 बचा 7 चौक 28 माइनस 4.19। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14, 9 5 14, 5 आएगा, इधर 0 हो गया, जब घटाए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, इधर कितना आ गया 24, तो यहाँ पे आएगा 21 सेंटीमीटर। और 24 में 4 घटाएंगे तो 21 नहीं आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 20 हो जाएगा।
अब गाइस यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर इतना आएगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ, मतलब अब हमको चेक करना होगा थोड़ा सा। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसके, अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए और कोई तरीका है क्या? तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो इसका मान आ गया कितना, पाई आर स्क्वायर, ये भी रखें, माइनस फिर से ये इतना रखेंगे तो इसका मान हम ले लेते हैं 88/21। और इसका मान जब रखे तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आएगा 22 और 4 चौक 16। ओहो, 4 चौक 16, 16 दूना 32। गाइस यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, गलती वही तो मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये गलत हो गया है थोड़ा सा। इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 चौक 16, 16 दूना 32 होता है, 16 दूना 32। अब 32 3 35 हो जाएगा, ये आएगा। अब सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 35, 7 बार। 4 चौक 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 35, सही है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे इसको। अगर यहाँ पे रखेंगे 7 माइनस की 88/21, 21 एलसीएम हो गया इसको। 3 से अगर इधर गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 35, कोई दिक्कत नहीं। अब सही है, यहाँ पे भाग कर दो, 7 एकम 7, और फिर उसके बाद यहाँ पे 0 लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे दशमलव लेके तब हल करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देख लेना गाइस कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें शायद। अगर यहाँ पे हम सब कुछ सही रखे होंगे तो सही आएगा। इसका मान 30 रखे थे, 4 9 36 होता है, 3 3 9 हो जाएगा, 3 आएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 3 कटेगा भी नहीं, 84 हो जाएगा। सही है, अभी सब तो सही है। तो यहाँ पे जब इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 बजे 35, और फिर उसके बाद यहाँ पे बचा 0, 7 दूने 14, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 7 दूने 14 और 20 था 6, 7 8 56, -4 1 9, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 और 9 9 18, और एक में से गया 0 दशमलव, ये आएगा 66। चलो ठीक है, देख लेना गाइस अगर कहीं गुणा भाग गलत होता है तो। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर का 0 कह रहा है कि दो रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं। क्या ये समीकरण दो रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं? तो आगे कह रहे हैं ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि हमको इसका ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है गाइस, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से चाहे कह दो, चाहे तो इसको लेने के बाद 1 बना देना, बराबर 4 कर देंगे, इसको समीकरण 1 कह देंगे। इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे इस तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। एक मान x लेंगे, एक का मान y लेंगे। तो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं, x बराबर कितना रखेंगे 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 प्लस का 2y आएगा और बराबर 4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 2 हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे x का मान कुछ और नहीं लेंगे, अब की बार y का मान 0 ले लेते हैं। जब y का मान 0 रख देंगे तो x का मान कितना आता है, तो x का मान 4 आ जाएगा। 2 गुणे का 0 बराबर 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे इसका मान 0 रखते हैं तो ये मान 4 आता है। दो मान हमको मिल गए। अब आगे अगले समीकरण से ऐसे ही दो मान निकालेंगे। तो हम लोग अगर अगले समीकरण से लेंगे दो मान, तो ये क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 2x प्लस का 4y और बराबर इसको उधर भेज देंगे तो ये 12 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद आगे क्या करेंगे, हम समीकरण 2 कह देते हैं। x बराबर एक बार 0 लो, x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे y का मान कितना आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, नीचे भेजेंगे तो 12/4, तो 4 3 12, तो y का मान आएगा 3। अब y का मान 0 लेंगे, जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 2x और प्लस की ये हो जाएगा 12, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, प्लस का नहीं बराबर का, काटेंगे तो 6 आएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 6। ये गाइस इतना करना था, x y का मान मिल गया। अगर यहाँ से देखेंगे हम x y का मान रखेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, इधर हम नहीं लेंगे क्योंकि इधर हम ग्राफ बनाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम ले सकते हैं x y का मान, x का मान y का मान। x का मान अगर 0 ले रहे हैं तो y का मान 3 आ रहा है,
y का मान अगर 0 ले रहे हैं तो x का मान 6 आ रहा है। अब इसके बाद हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लाइन खींचना है और फिर उसके बाद इस तरीके से लाइन खींचना है। यहाँ पे इनका मान रख देंगे। मान रखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे 0, इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3, 4, 5, 6। इधर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ तक इसको कहेंगे y अक्ष होगा और इसको कहेंगे x अक्ष होगा। यहाँ पे लिख लेना आराम से। अब जो कह रहा है हमको वो पॉइंट रखना है। x का मान 0, y का मान 2। x का मान 0 यहाँ पे आएगा, y का मान 2 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 0, 2। इसको लिख लेंगे 0, 2। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है x पे 4, y पे 0। x पे 4 यहाँ पे आएगा, y पे 0 आ जाएगा। x पे 4, y पे 0, ये हो गया। इन दोनों लाइन को हमको मिला देना है। जैसे ये मिल जाएगा तो इन दोनों को हमको मिलाना पड़ेगा। तो जैसे इनको हम मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी और इनको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, x पे 0, y पे 3, x पे 0, y पे 3, ये बन जाएगा। और फिर कह रहा है कि x पे 6, y पे 0, x पे 6, y पे 0, ये बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट को भी मिलाओ तो इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे और आगे खींच देंगे तो ये और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेल की पटरी है। तो इसमें कह रहा है कि इसको इसके द्वारा व्यक्त कीजिए, तो हम इसको व्यक्त कर दिए हैं। बस यहाँ पे पॉइंट लिख देना बस कि ये पॉइंट कौन सा होगा। ये पॉइंट हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 0। ये पॉइंट यहाँ पे लिख देना। और चाहे तो ये समीकरण का मान भी इसमें लिख देना, किससे कौन सा समीकरण बना है। जैसे इस वाले को लिख देना यहाँ पे 2x प्लस का 4y बराबर 12। और इधर वाले को लिख देंगे हम क्या, इधर वाले को लिखेंगे x प्लस का 2y और बराबर का 4। इस तरीके से यहाँ पे लिखना रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4x² प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बना के चेक करो क्या इसका गुणनखंड बनेगा गाइस। इसका गुणनखंड बिल्कुल नहीं बनेगा। और अगर जिसका गुणनखंड नहीं बनता है तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, 4 पंजे 20, बस एक ही खंड बन ही रहा है 4 पंजे 20। और 4 पंजे 20 इसमें बनेगा तो 4 5 4 9 हो जाएगा। 5 पे 4 घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा से तुलना करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब जैसे इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, a बराबर हमको मिल जाएगा 4 और b बराबर मिल जाएगा 3, c बराबर मिलेगा 5। इस तरीके से आएगा। जब इतना लिख लेंगे तो हम लिखेंगे श्री धरा 4 से, यहाँ पे लिखेंगे श्री धरा 4 से। वो कहते हैं कि x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस में अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a। इतना जब रख देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, x के मान आ जाएंगे। माइनस b तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर उसके बाद माइनस का 4 गुणे इसका मान हो जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5 बटे का हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2a का मान कितना हो जाएगा 4। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस में अंडर रूट में 3 त्रिक का 9 और 4 पंजे 20 चौक 80 हो जाएगा ये। और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई मान माइनस में क्या गाइस नहीं, बटे का ये हो जाएगा 8 और x बराबर यहाँ पे आएगा माइनस का 3 प्लस माइनस में अंडर रूट में ये हो जाएगा 79 नहीं 69 हो जाएगा। नो गाइस, देख रहे हो भेजा आज काम नहीं कर रहा है। इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 71, वो भी माइनस का, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 8। अब इसको कह नहीं सकते, इसके दो मान यही होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। माइनस का 3 प्लस माइनस में अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 71i, ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बटे का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 2 मान आएगा -3 प्लस में रूट में 71i और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस अकेले रहेगा 8
और फिर उसके बाद दोबारा से ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 प्लस नहीं, अब की बार माइनस में 71, यहाँ पे आई बाहर रहेगा बटे का 8। ये इसके 2 मान हो जाएंगे, इतना ही इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना दिया है, गोले के आयतन का अनुपात दिया है, तो आगे कह रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो गोले के आयतन का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसके बराबर करेंगे तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले का होगा तो R1 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये इससे कट जाएगा। तो इनका जो गोले का आयतन दिया है वो दिया है 27/64, ये हो जाएगा R1/R2, और इनका क्यूब रूट ये इधर आएगा। ओहो, इधर क्यूब रूट नहीं लगेगा गाइस, इधर जब आएगा तब क्यूब रूट लगेगा। R1/R2 इनकी पावर 3, ये जब इधर आएगा तो यहाँ पे R1/R2 होगा, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 27/64, ये क्यूब रूट होगा। जब इनका मान बाहर निकालेंगे तो R1/R2 का मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा, वो आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब क्या पूछा है, कह रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई सी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। इनके स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर की बात करें तो 4 का, तो यहाँ पे आएगा 3 त्रिक 9/16, इसका जहाँ पे आंसर होगा 9/16 तो वो उसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, स्क्रीनशॉट करो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, कई बार सूत्र लिख चुके हैं, उनके भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो इनकी भुजा है इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 × 16 7 × 49, ये इसका आंसर आ जाएगा 16 49, ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और तथा परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, और परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई R। ये पाई से पाई कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही बचा रहेगा। R बराबर कितना आ जाएगा 2 मात्रक, ये इसका मान होगा। त्रिज्या का मान पूछा था, फिर से एक बार देख लेना इसको। पाई R स्क्वायर होता है बराबर का 2 पाई R हो जाएगा, R से R कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे R बराबर 2 बचेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, इसको इधर बुला लो, इनको उधर भेज दो। 3/x इधर आएगा -2/x बराबर उधर जाएगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, x ऊपर जुड़ जाएगा तो 3 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2x, और इनको और उधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये जब उधर गुणा होगा तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 को नीचे भेजो तो x स्क्वायर बराबर आएगा 1/2। स्क्वायर को अगर उधर भेजते हैं तो ये रूट में आ जाएगा 1/2, और ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में 1/√2, ये इसका आंसर होगा। कोई है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगले में चलते हैं। कह रहा है इनका समांतर माध्य 18 है, तो क्या करो यक्ष का मान बताओ। तो समांतर माध्य अगर 18 दे दिया है तो इसका मतलब समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योगफल। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 13 और प्लस का 20 और प्लस का 17 और प्लस का 3x बटे पदों की संख्या 3 2 5, 18 × 5 = 90 हो जाएगा,
बराबर यहाँ पे 13 7 20 20 40 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 17 प्लस का 3x हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, इन सबको इधर ले आओ तो यहाँ पे 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 57 होगा इधर और 3x हो जाएगा। इनको घटाते तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 8 में से ये 3 आएगा तो 3x बराबर 33। इसको काटेंगे तो 11 आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 11। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं, अगले वाले में क्या कह रहा है, कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 4 दिया है तो कॉसेक का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, इतना तो क्वेश्चन अभी समझ में आ रहा होगा ना। हम अभी जो भी कर रहे हैं शायद ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आगे इसमें कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर, हमको करना होता तो डायरेक्ट कर लेते। कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 4/3 दिया है और इसके बराबर क्या होता है, आधार बटे का लंब। ये होता है आधार, ये होता है लंब। तो इसमें कर्ण अकेले बचा है, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे का लंब। लंब का मान कितना दिया है 3, 5/3 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से ये दोनों दिया है तो कर्ण का मान निकाल लेना बस, इससे बाकी यहाँ पे रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे फिर से समांतर माध्य पूछा है। एक समांतर माध्य की सवाल करा चुके हैं, वैसे इसको भी करना है, आप लोग इसको करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सवाल बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा, साइन 15 और कास 75 लिखा है। जब भी ऐसी सवाल आए करने के लिए, बहुत फेमस सवाल है त्रिकोणमिति की, तो या तो इसको बदल लो या तो इसको बदल लो। तो यहाँ पे जैसे ही बदलेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 - 75। क्या कर देना है, जो नीचे लिखा रहे वही घटा दो इसमें 90 में से। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे क्या लिखा है, cos 75। अब जब इसके बराबर लिखते हैं तो इसके बराबर क्या लिखते हैं, cos 75। नीचे क्या लिखा है, cos 75, तो ये दोनों हो जाएंगे कट। इसको काट देंगे तो आंसर कितना आएगा 1। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3x² - 6x प्लस का 4 बराबर 0 के विविधकर ज्ञात कीजिए। जैसे ये कहता है तुरंत हम लोग क्या लिख लेते हैं, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर जैसे ये कहता है से तुलना करने पर, तो यहाँ पे a बराबर कितना आएगा 3 और b बराबर कितना आएगा -6 और c बराबर कितना आ जाएगा 4। जब यहाँ पे विविधकर की बात करें तो d बराबर 0 होता है। यहाँ पे आ जाएगा b² माइनस का 4ac बराबर हो जाएगा 0 और b का मान -6 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे -4, a का मान 3, c का मान 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, इसके बराबर 0 नहीं होता है। वो तब 0 होता है जब मूल निकालना रहता है तब। इसके बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे हमको निकलेगा d बराबर, यहाँ पे d बराबर निकलेगा 6×6 36 होता है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और माइनस का ये कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 4×6 16 3 48, ये माइनस आ जाएगा 48 बराबर का d। तो इसका मान d बराबर कितना आएगा -12। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो -12 ऑप्शन नंबर डी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो यहाँ पे कह रहा है गुणनखंड। कल भी ऐसा गुणनखंड आया था और आज फिर से दे दिया। ये लोग पागल हो गए हैं गाइस, ऐसी सवाल क्यों देते हैं गाइस। आगे हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि 144 है, इसका गुणनखंड करो। तो कह रहा है कि के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग बताइए। अच्छा, वही सवाल फिर से था। इसको यहाँ पे करेंगे क्या, 2 × 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 × 3 = 6 और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, फिर उसके बाद 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटो, 2 × 9 = 18, 3 से काटो, फिर उसके बाद 3 से काटो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन बी है सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा अभाज्य गुणनखंड है या फिर संख्याओं का युग्म है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसमें एक के सिवाय कोई दोनों कॉमन ना हो। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये 5 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 5 × 3। तो इसमें देखो गुणे का 1, अगर इसमें देखें तो 1 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो ये 2 हो गया। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये इसके गुणे का 1 हो जाएगा और इसके गुणे का लिख सकते हैं 93 को लिख सकते हैं 31 गुणे का 1 गुणे का 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इसमें देखो ये भी कॉमन है, 31 भी कॉमन है, तो इसलिए 2 कॉमन हो गया। और यहाँ पे अगर 7 को लिखेंगे तो 7 × 1 लिख सकते हैं और उसके बाद इसको लिखेंगे तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 7 × 3 लिख सकते हैं, × 1 लिख सकते हैं। 1 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है।
अगर इसमें बात करें तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे का 2 गुणे का 3, और इसको बात करेंगे तो 5 गुणे का 5, और यहाँ पे गुणे का 1, यहाँ पे गुणे का 1, केवल एक कॉमन हो रहा है बस। जहाँ पे एक अकेले कॉमन हो समझ लेना वही इसका सहअभाज्य गुणनखंड है या फिर युग्म है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं, तो इसका मतलब वह त्रिभुज कैसा होगा? वह त्रिभुज गाइस समकोण त्रिभुज होगा। समकोण चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर दो 5 का स्क्वायर, बाकी जो छोटी छोटी भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो अगर इनके बराबर आ गया तो समझ लो समकोण है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो ये 25 बराबर का 25 आ जाएगा। गाइस समझ में आ रहा है? हे गाइस समझ में आ रहा है? तो ये इतना कर सकते हैं, अगर ये हो जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। गाइस अगर और कोई दूसरा तरीका आप कहो तो हम बता दें, हमको पता है। तो यहाँ पे ये 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होता है। जब कभी भी 3, 4, 5 हो जाए समझ लेना कि वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और अगर ये कहते हैं 6, 8, 10 तो ये भी होगा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर ये कहता है 9, 12, 15 तो ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और फिर उसके बाद ये 5, 12, 13 कहता है तो ये भी त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ पे ये कह सकता है 10, 24, 26 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और लिख दें 7, 24, 25 ये भी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये सब ट्रिपलेट हैं। 8, 15, 17 ये भी ट्रिपलेट है। तो इसको गाइस याद कर लेना, जब कभी भी ऐसा देता है तो समझ लेना वो समकोण त्रिभुज की भुजा होगी, इसको लिख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? 20 नंबर। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है गाइस, एक ही क्वेश्चन में हम 2 टाइप कर दिए हैं, तो या फिर कह सकते हैं लगा दिए। इसमें कह रहा है कि यदि कोई समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3, 4 हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? जैसे ये देता है गाइस आंख बंद करके 3 त्रिक करना हो, 5 25 आ जाएगा। कौन ऑप्शन है तो लगाओ, आगे बढ़ो। यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका ए। आगे कह रहा है कि दो आकृतियों के आकार समान हो परंतु आमाप समान ना हो तो वो क्या कहलाती हैं? वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। पहले तो गाइस समझ लेना कि आकार किसे कहते हैं, आमाप किसे कहते हैं। तो मतलब ये आकार होता है कि अगर ये त्रिभुज बना है और ये त्रिभुज बना है तो ये आकार होता है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि ये, तो इसमें क्या समान नहीं होगा? इसमें आकार ही समान नहीं है। और आमाप की बात करें तो जितना बड़ा ये है उतनी बड़ा ये होना चाहिए। तो इतना बड़ा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये दोनों समान अनुपात में होने चाहिए, तब भी जाके वो कैसा हो जाता है? वो समरूप त्रिभुज हो जाता है फिर से, या फिर समरूप आकृति हो जाती है। फिर से एक बार इसको समझ लो। यहाँ पे जब ऐसा लिख जाए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इसका क्या समान हो जाएगा? इसका आकार समान है। लेकिन आमाप की बात करेगा तो आमाप का मतलब होता है अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आकार आमाप दोनों समान हो जाएगा तो आप कमेंट करके बताओ वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। आगे यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इसका आकार समान है, ये 3 है तो ये 6 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बना त्रिभुज ही रहे। और अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखो, इसमें देख सकते हो इसमें आकार आमाप दोनों असमान है। जब दोनों असमान होंगे तो कुछ भी नहीं कह सकते। फिर से एक बार गाइस ध्यान से सुनना। इसमें कह रहा है कि अगर इसके आकार समान होंगे, आमाप समान नहीं होंगे, समरूप होंगे। अगर इसके आकार आमाप दोनों समान हो जाएंगे, वो आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज होगा। तो इतने ही शायद हमारे में इसमें क्वेश्चन इतने ही थे। हम आप लोग को एक बार फिर से ये बताना चाहेंगे कि अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपका भी नंबर ऐसा ही आए, 99 नंबर गणित में लेना चाहते हैं या इंग्लिश में 96, 97, 98 ऐसे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये 96 था, ये 12 का था दोनों। तो यहाँ पे देखेंगे ये 10 का है, ये संजना। यहाँ पे देख सकते हैं ये 99, ये 91। अगर इसी श्रेणी में आपको भी चलना है या जीना है तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहना। हम इस पर इतना कंटेंट करा देंगे कि वो पर्याप्त रहेगा एग्जाम में लड़ने के लिए क्वेश्चनों से। अगर ये आप इस पर के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं 200% की गारंटी लेते हैं कि आप भी 99 या 98 कर सकते हैं। तो लेकिन बस क्या कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा, लेकिन आप अगर उसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन हम जो तरीका इसमें बताते हैं उस तरीक़ों को अगर अपनाते हैं तो पूरा, ये अभी देख सकते हो कि इसमें इसके पहले हम बहुत जो टिक मार्का होता था बहुत एक्सप्लेन करते थे, लेकिन आज बता रहे हैं कि 1-1 सेकंड में हर एक टिक मार्का, 20 टिक मार्का हो सकता है कि अगर 20 मिनट के अंदर 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बस बात क्या है कि आपको नहीं समझ में आएगा, हम उस तरीके से कर देंगे। तो आगे चलते हैं, फिर से उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छा सा क्वेश्चन लेके, बहुत इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए बाय।